एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। चूँकि उस जमाने में बेटी बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते थे। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी को लिए खाना बनाने के लिए जंगल से खरोटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरौटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी से साग काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों में पोंछी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर मावारी समझ खाना नहीं खाएगी। राजकुमारी इस डर से सजीवा छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून से लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की वह सभी के लिए साफ पानी में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और ये सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु जाज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इसका स्वादिष्ट बनाई है। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती है वैसे ही तो बनाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार यही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उसके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगा। मजबूरन राजकुमारी की सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना चिन गए, इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 60 भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित पारद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर पढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस पान पर पगली जानवर
तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने लगते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी यह ध्यान में जाकर बैठ जाती है। केंद के वृक्ष के साथ में बांस का बूंदा। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाण की तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले वह भाई अपने तीर को चट्टान के पार करता है और अपनी बहन पर धनुष के निशान लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक नाइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो। ई क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार की तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और छोटा भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत था लगाव और धनुष चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। चट्टान में धार किए गए तीरों के निशान राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं लाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी यही गीत गाती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक नाइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को दस्त मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटे भाई जंगल में खोज खोज कर देर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन कवियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आँखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर राजकुमारी को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता है और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसे ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई
रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी में जाता है और पाड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को वहीं के केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब हड्डी को खाएंगे केकड़ा को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीपक के बिलों में डाल देता है और समय बीतने पर वह बांस का एक बड़ा बूंदा। इस घटना के बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर माँ के खुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बाग से केंद्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लगे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का इतना सुंदर है, यदि केंद्र बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इससे एक बांसुरी बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाज भी इसे बनाता है। इससे ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से कंद बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार कंदरा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही नाम निकलता है, ना बाजो ईब तो लागो मोर दुश्मन का घर। पर बार बार धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की भांति वही धुन बाज। यह सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे कंदरा, ई तो लागो मोर छोट भैया। पर बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और यह पुनः सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से कहना कि मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान
नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार पर से बाहर काम के लिए जाते थे, घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और ये लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं, बोलकर निकलते हैं और कुछ समय बाद पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर जाती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। किस्सा लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसे ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम करके केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा काटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतवैनी नामक पूजा स्थान पर वहीं सरौटी साग को चढ़ाया जाता है।